अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इन्फेक्शन। अच्छा, अब हम इन्फेक्शन को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो इसका मतलब क्या है। इन्फेक्शन का मतलब है कि एक ऐसा एरिया, एक कोई भी एरिया हमारी बॉडी में, कोई भी टिश्यूज़ जो कि इस्कीमिया की वजह से, इस्कीमिया क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, इस्कीमिया हाइपोक्सिया की वजह से उस जगह का नेक्रोसिस हो गया हो, सेल डेथ हो गई हो उस जगह की, ऐसे एरिया को हम इन्फेक्शन कहते हैं। अब इन्फेक्शन बहुत सी जगहों पे होता है, हमारे हार्ट में हो सकता है जो कि बहुत क्रिटिकल होता है, मायोकार्डियल। ब्रेन में हो सकता है जिसको सेरेब्रल कहते हैं। मायोकार्डियल और सेरेब्रल जो हैं वो बहुत ही क्रिटिकल एरियाज होते हैं, बहुत ही कॉमन भी एरियाज हैं। इसके अलावा बहुत सी और जगहों पर जब होता है इन्फेक्शन, जैसे कि बाउल में इन्फेक्शन होता है और गैंग्रीन जो होता है, इन जगहों पे कॉमन है लेकिन फैटल नहीं है। लेकिन मायोकार्डियल और सेरेब्रल में फैटल होता है, ये बहुत क्रिटिकल होता है। अच्छा, अब इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज जो होता है इस इन्फेक्शन का, वो होता है आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस। आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस आपको पता है क्या होता है कि जब ब्लड वेसल में क्लॉट बन जाए और वो वेसल के ल्यूमेन को ऑक्लूड कर दे कि ब्लड आगे ना जा पाए, इसकी वजह से क्या होगा, इस्कीमिया डेवलप होगा। मतलब कि टिश्यूज़ को ब्लड पहुँचेगा, इन टिश्यू इस्कीमिया होगा, फिर हाइपोक्सिया होगा और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस से या आर्टीरियल एम्बोलिज्म से। लेस कॉमन कॉजेज़ क्या होते हैं, वेजोस्पेज्म, मतलब वेजल्स की कंस्ट्रिक्शन होना, एक्सपेंशन ऑफ एन एथीरोमा सेकेंडरी टू इंट्राप्लेक हेमरेज। कोई जो एथीरोमा होता है, मतलब जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस में कोई भी प्लेग जो बनता है वो उसका एक्सपेंड होना, बड़ा हो जाना, या एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन ऑफ अ वेसल, मतलब कोई सच एज बाय ट्यूमर, मतलब कोई ट्यूमर हो या कोई बाहर एक ट्यूमर है वो कंप्रेस कर रहा है, इतना कंप्रेस कर रहा है कि वेसल का ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज़ हो रहा है, ऐसा कोई चीज़ हो। या फिर कोई एन्यूरिज्म हो या फिर एडीमा हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा कॉज, कोई भी ऐसी डिजीज़ जो ब्लड वेसल को ऑक्लूड कर दे और हमारे टिश्यूज़ तक ब्लड ना जा पाए, वो हमें इन्फेक्शन करवाएगा अगर बहुत प्रोलॉन्ग्ड रहा ऐसा केस तो। अच्छा, अब हम इसके पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। जब इन्फेक्शन की जो क्लासिफिकेशन की जाती है वो बेस्ड की जाती है कलर पे और प्रेजेंस ऑफ और या एब्सेंस ऑफ माइक्रोबियल इन्फेक्शन, मतलब उसका कलर कैसा है इन्फेक्शन का, या फिर उसमें माइक्रोबियल इन्फेक्शन है कि नहीं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या नहीं है उसमें। तो हम कलर पे अगर हम पहले क्लासीफाई करेंगे तो हमारे पास एक तो रेड होता है और एक वाइट होता है, जिसको हम हेमरेजिक और एनीमिक भी कहते हैं रिस्पेक्टिवली। अच्छा, हम एक करके हम इनको पढ़ेंगे। अब जो रेड इन्फाक्ट्स होते हैं, हेमरेजिक इन्फाक्ट्स, वो क्यों होते हैं, जैसा कि ये इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। ये एक पल्मोनरी इन्फाक्ट है, मतलब लंग की किसी भी पार्ट में एक इन्फेक्शन हुआ हुआ है, हेमरेजिक रेड। ये जैसे एज कम्पेयर टू ये जो एरिया है रेड है, ब्राउन रेड सा है, तो इसको हम रेड इन्फाक्ट कहते हैं। और अगर देखा जाए ये स्प्लीन है, सही है, इसमें ये जो वाइट पेल एरिया नज़र आ रहा है आपको, ये क्या है, ये वाइट इन्फेक्ट है स्प्लीन का। अब हम इनको सही से डिटेल में पढ़ते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी। अच्छा, अब रेड इन्फेक्ट्स होते क्यों हैं। रेड इन्फेक्ट्स होते हैं कि जब कोई वीनस ऑक्लूजन हो, मतलब कि वेन्स जो हैं उनमें कोई ऑक्लूजन हो, कोई थ्रोम्बोसिस हो, कुछ हो इन लूज टिश्यूज लंग में जहाँ ब्लड कलेक्ट हो सकता है, इन टिश्यूज विद डुअल सर्कुलेशंस। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है डुअल सर्कुलेशन, मतलब जैसे अगर एक वेजल ब्लॉक हो गई, ये वाली वेजल ब्लॉक हो गई है, इसने टिश्यू को क्या कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया, डेथ हो गई, सेल डेथ हो गई, ये टिश्यू की सेल डेथ हो गई, लेकिन उस टिश्यू को कहीं और से भी ब्लड सप्लाई मिल रहा था,
जिसकी वजह से ब्लड यहाँ आ जाएगा और ये रेड इन्फाक्ट दिख जाएगा। मतलब लेकिन इतना नहीं था कि वो सर्वाइव कर सके ये टिश्यू, लेकिन ये इतना था कि वो जो इन्फेक्शन था वो रेड कलर को दिखा सके। तो ये डुअल सप्लाई जो होती है उसकी वजह से भी रेड इन्फेक्ट्स हमें नज़र आते हैं। अच्छा, फोर्थ है हमारे पास इन प्रीवियसली कंजेस्टेड टिश्यूज़। कंजेस्टेड मतलब बहुत किसी एक जगह पे कोई चीज़ें फंसी हुई हैं, कोई रेड ब्लड सेल्स जहाँ फंसे हुए हैं एक जगह से जगह पे, तो वो होगा रेड इन्फेक्ट। और फिफ्थ है व्हेन फ्लो इज रीस्टेब्लिश्ड आफ्टर इन्फेक्शन हैज़ अकर्ड। ऐसा है इन्फेक्शन जहाँ एक टिश्यू जब हो गया था लेकिन इतना सीवियर नहीं था और फिर वो जो ब्लड सप्लाई था फिर से रीस्टेब्लिश हो गई, मतलब फिर से ब्लड फ्लो इसका आने लगा, तो वो रेड इन्फेक्ट्स दिखाएगा। तो ये होगा इसके 5 कॉजेस रेड इन्फेक्ट्स के। अब हम वाइट इन्फेक्ट्स पढ़ते हैं। वाइट इन्फेक्ट्स जब उन जगहों पे होता है जहाँ एंड आर्टीरियल सर्कुलेशंस होती हैं, मतलब कि ऐसी जगहों पर जैसे कि ये स्प्लीन में दिखाया हुआ है हमें, ये ऐसी जगह पे है कि मतलब इसके आगे कहीं मुझे जैसे वेजल आ रही होगी ये, तो ये सिर्फ यहाँ तक आ रही होगी, इसके आगे तो कहीं जगह है ही नहीं। तो ऐसी अगर इस पर हो जाए इन्फेक्शन इस वेजल की वजह से, कोई ऑक्लूजन की वजह से हो जाए, तो ये ऐसी जगहों पे होता है कि जहाँ एंड आर्टरीज हों, मतलब इनके आगे जाने की कोई जगह नहीं हो, बस यहीं आके ये लोग ख़त्म हो रही हों, कोई और ड्यूअल सप्लाई ना हो या कोई और जगह इससे ब्लड ना मिले। तो ऐसी जगहों पर वाइट इन्फेक्ट्स होते हैं। ऐसी कौन कौन सी जगह हैं? एक है हार्ट, एक है स्प्लीन और एक है किडनी। इन जगहों पर क्या होता है, एंड आर्टीरियल सर्कुलेशन होती है और इन पर वाइट इन्फेक्ट्स होते हैं। अच्छा, अब इनमें जो इन्फेक्ट्स होते हैं वो वेज शेप होते हैं। वेज मतलब कि जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है इस शेप के, तो ये इस शेप के वेज एक्चुअली ऐसी होती है, जैसे कुछ इस शेप की होते हैं वेज शेप। तो ऐसे होते हैं जो इन्फेक्ट्स होते हैं वो होते हैं वाइट इन्फेक्ट्स। सही। अब हम इसका देखें। अच्छा, अब इसमें होता क्या है इन्फेक्शंस में कि इस्कीमिक कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। कोगुलेटिव हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो इसमें ये कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, लेकिन जो ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वगैरह है, उसमें लिक्विफेटिव नेक्रोसिस होता है। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है। लिक्विफेटिव में पानी पानी सा ये होता है। कोगुलेशन मतलब आपको पता ही है क्या होती है कोगुलेशन, वो उसका कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। अच्छा, अब जब नेक्रोसिस हो जाता है तो उसमें क्या होता है, रिपेयर शुरू हो जाता है टिश्यू का और फिर अल्टीमेटली स्कार्बरिंग हो जाती है। तो ये होता है इसका रिपेयर का। अच्छा, अब जो हमने पढ़ा था जैसे कि जिसकी क्लासिफिकेशन थी, एक तो कलर पे थी जो कलर हमने पढ़ लिया, और सेकंड जो क्लासिफिकेशन थी वो माइक्रोबियल इन्फेक्शन के प्रेजेंस और एब्सेंस पर थी। तो उसके होते हैं सेप्टिक या ब्लेंड क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब सेप्टिक इन्फेक्ट्स क्या होते हैं। अच्छा, अब सेप्टिक इन्फेक्ट्स में क्या होता है कि जब भी कार्डियक वेल्व में वेजिटेशंस होती हैं, कार्डियक वेल्व में वेजिटेशन मतलब कि जो वेल्व्स होते हैं उस पर थ्रोम्बस बनते हैं, तो जब वो एम्बोलाइज कर दें, जब वो मतलब एम्बोलाइज हों और किसी वेसल में फंस जाएं, तो इन्फेक्ट प्रोड्यूस करेंगे और ऐसे इन्फेक्ट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एप्सिस में। सेप्टिक इन्फेक्ट में जो इन्फेक्ट होता है वो एप्सिस में बन जाता है, एप्सिस। सही है। और इसके साथ साथ एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो होते हैं वो इस इन्फेक्ट में पाए जाते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं जो इन्फेक्ट की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। सबसे पहला है एनाटॉमी ऑफ द वेस्कुलर सप्लाई। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि जैसे कोई एक ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल लंग, जिसकी डुअल सप्लाई है, लंग
को, तो उसमें ऑब्वियसली क्या होगा, उसमें इतना इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन जो ऐसा कोई ऑर्गन है जैसे स्प्लीन, जैसे हमने पढ़ा था, उसकी सिर्फ एक सप्लाई है, तो उसमें क्या होगा, उसमें ऑब्वियसली सब इन्फेक्शन हो जाएगा। उसमें तो जब तक डुअल सप्लाई दोनों ऑक्लूड नहीं होती जब तक उसमें इन्फेक्ट नहीं होगा। और इसमें तो एक ही वेसल ऑब्वियसली, तो एक ही वेसल के ऑक्लूड होने से इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। सही है। अब सेकंड हमारे पास आता है फैक्टर रेट ऑफ ऑक्लूजन। अब रेट ऑफ ऑक्लूजन से क्या मतलब है कि अगर एक कोई वेसल है, उसमें जब हल्के हल्के थ्रोम्बोसिस बन रहा है, थ्रोम्बोसिस हो रहा है, तो हल्के हल्के कोई एथेरोमा बन रहा है, तो क्या होगा कि बॉडी हमारी सेंस कर लेगी कि भाई ये वेसल हमारी ऑक्लूड होने वाली है और उसकी सप्लाई जो है आगे टिश्यू की वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो क्या करेगी, वो एक और वेसल कोलेट्रल सप्लाई मतलब वो बना लेगी, मतलब एक और ब्लड वेसल बना लेगी, जिससे वो जो टिश्यू है वो सप्लाई उसका शुरू हो जाए, ताकि अगर ये ऑक्लूड हो भी जाए तो ये तो हमारे पास एटलीस्ट हो हम ब्लड सप्लाई करने के लिए टिश्यू को। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेट ऑफ ऑक्लूजन हल्का होगा तो ब्लड वेसल्स, कोलेट्रल ब्लड वेसल्स हमारे पास जल्दी बन जाएंगी। लेकिन अगर हमारे पास जो रेट ऑफ जो ऑक्लूजन है वो बहुत जल्दी हो रही है किसी वजह से, तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई बनने का हमारी बॉडी को टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ तो ऑब्वियसली टाइम चाहिए होगा हमारी बॉडी को टाइम ब्लड वेसल बनाने के लिए। तो जब हम टाइम ही नहीं मिलेगा तो ब्लड वेसल हमें बनेगी ही नहीं, और क्या होगा, हमारे इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा हमारे टिश्यू में। ये हो गया हमारे पास रेट ऑफ ऑक्लूजन। थर्ड हमारे पास फैक्टर है टिश्यू वल्नरेबिलिटी टू हाइपोक्सिया। मतलब कि एक टिश्यू है और ये दूसरा टिश्यू है। अब एक टिश्यू बहुत ज़्यादा ऐसा है उसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है सर्वाइवल के लिए, और एक टिश्यू है, ये ए टिश्यू है और ये बी है। ए को बहुत ऑक्सीजन चाहिए होती है और बी को इतनी ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती। अच्छा, तो जो टिश्यू बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहता है और मांगता है, तो क्या होगा, अगर थोड़ी सी भी देर के लिए ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो फ़ौरन से मर जाएगा। लेकिन जो टिश्यू इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहता, मतलब कि वो सर्वाइव कर सकता है अगर थोड़ी ज़्यादा देर के लिए ऑक्सीजन लो हो, तो क्या होगा, वो थोड़ी देर ज़्यादा देर तक सही रहेगा। इसी तरह ये हमारे पास एग्जाम्पल है, मायोकार्डियल सेल्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी मर जाते हैं, विदिन 20-30 मिनट्स मर जाते हैं अगर हमारे पास हाइपोक्सिया हो या इस्कीमिया हो। लेकिन जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो काफ़ी घंटे तक इसको बर्दाश्त कर लेते हैं। इसको मतलब है, इस चीज़ को हम कहते हैं टिश्यू वल्नरेबिलिटी, मतलब कितना वो डिपेंडेंट है उस चीज़ पर, हाइपोक्सिया पर। अच्छा, तो हमारी आज का टॉपिक ये यहाँ ख़त्म हुआ इन्फेक्शन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शंस में। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है शॉक का। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।